तो भाई लोगों, मंडे नाइट रॉ की भाई शुरुआत जो होती है बड़ी ही बेकार होती है, यानी कि सैड वाली, जो कि भाई ऐसी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। भाई जो रिया रिप्ली हैं वो अपने टाइटल को यहाँ पर वेकेंट कर देती, यानी कि अपने टाइटल को छोड़ देती हैं। और वो इसलिए क्योंकि पिछले हफ्ते उनके ऊपर जो वार हुआ था लिव मॉर्गन की तरफ से, उसकी वजह से उनका जो हैंड है वो इंजर्ड हो चुका है, उनका हाथ जो है वो इंजर्ड हो चुका है। उस वजह से उन्हें टाइटल को छोड़ना पड़ रहा है और इसीलिए रिया रिप्ली यहाँ पर भाई कैरेक्टर में रहकर, वैसे तो यहाँ पर वो रोना चाहती थी, भाई सच में दिख रहा था कि भाई वो रोने वाली है, लेकिन किसी तरीके से वो अपने आप को संभालती है क्योंकि भाई वो एक रूथलेस कैरेक्टर में रहती है हमेशा, जिस वजह से रोना वगैरह उसके ऊपर ज्यादा सूट नहीं करेगा। तो वो अपने आप को संभाल कर किसी तरीके से अपना प्रोमो पूरी तरीके से कट करती है और लिव मॉर्गन को कहती है कि तुमसे तो मैं बदला जरूर लूंगी और जो भी इस चैंपियनशिप को लेने वाला है उसके लिए मैं आने वाली हूँ, इस टाइटल के बदले में मैं उसका खून भी उससे लेने वाली जब भी मैं वापस आऊंगी। और ऑब्वियसली भाई जब भी रिया रिप्ली रिटर्न करेंगी तो वो लिव मॉर्गन के अगेंस्ट जाने वाली हैं, जिस वजह से उस चीज को यहीं से सेटअप कर दिया जाता है इस प्रोमो के जरिए कि लिव मॉर्गन को वो चेतावनी दे देती है कि जब भी मैं वापस आऊंगी तो मैं तुमसे बदला तो जरूर लूंगी। और क्या यही तुम्हारा रिवेंज टूर था? तुम इंजर्ड हो गई थी जिस वजह से तुम यहाँ से बाहर रही थी, इसलिए तुमने मुझे भी इंजर्ड कर दिया ताकि मैं भी बाहर चली जाऊं, और तुमने मुझसे वो चीज़ छीन ली जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती थी, मेरा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती, अगर तुम मेरे सामने आकर फेस टू फेस मुझसे मैच करती और मुझे हरा कर ये चैंपियनशिप जीत जाती, वो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन इस तरीके से ये तुमने बड़ा ही बेकार काम किया है। और ये सब कह रही होती हैं तभी लिव मॉर्गन आ जाती हैं और चढ़ाने लगते हैं यहाँ पर रिया रिप्ली को, और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं और रिया रिप्ली भाई सिक्योरिटी गार्ड तक को हेडबट लगा देती है। उसके बाद जो उनका लुक देखने को मिलता है भाई डरावना लुक, भाई अलग लेवल का। और अब भाई ये मत कहना कि ये स्टोरी लाइन का पार्ट है कि रिया रिप्ली छोड़ कर जा रही है टाइटल को, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं, उन्हें एक्चुअल में इंजरी हुई है, क्योंकि WWE ऐसा रिस्क कभी नहीं लेती कि वो टाइटल को विकेट करवा देती है, क्योंकि भाई रिया रिप्ली से विकेट करवाना टाइटल ये तो सही टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका टाइटल रेन काफ़ी अच्छा चल रहा था। खैर जब वो आएंगी वापस आएंगी तो वो शायद कंबाइन रेन के साथ जो है चालू कर सकती है अपने टाइटल को फिर से, क्योंकि वो हारी नहीं है, वो छोड़ कर गई है। और जब वो दोबारा जीतेंगी तो वो टाइटल रेन को जो है इसी के साथ ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि तब उतना मज़ा ना आए जितना कि अभी आ रहा था, और जिस डोमिनेशन के साथ अभी रिया रिप्ली थी तो शायद वो तब हमें देखने को ना मिले। इसके बाद रिया रिप्ली भाई बैक स्टेज में भी जाती है, जजमेंट डे से मिलती हैं और वहाँ पर डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर सब उनका हौसला अफजाई करते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जाओ और तुम वापस आना पूरे एग्रेशन के साथ, लिव मॉर्गन की बैट बजा देना, क्योंकि तुम रिया ब्लडी रिप्ली। रिया रिप्ली भी कहती हैं कि हमेशा जजमेंट डे को टॉप पर रखना जब तक मैं नहीं। इसके बाद भाई जो कथक कली हैं वो इंटरव्यू लेती हैं लिव मॉर्गन का, उनसे पूछते हैं कि आपका जो टूर था रिवेंज टूर क्या वो कंप्लीट हो गया इसके बाद, क्योंकि रिया रिप्ली को तो आपने घर भेज दिया है। लिव मॉर्गन कहते हैं कि अब रिया रिप्ली के लिए इतनी सहानुभूति क्यों दिखाई जा रही है, मुझे ऐसा बैडेस्ट रिएक्शन क्यों मिल रहा है, इतना नेगेटिव रिएक्शन क्यों मिल रहा है, जब मैं यहाँ पर नहीं थी, मेरे हाथ को इंजर्ड हुआ था, तब ये सहानुभूति, ये जो इमोशंस थे वो कहाँ थे। और रही बात रिया रिप्ली और मेरे रिवेंज टूर की, तो उसके साथ वही हुआ है, जो उसने कर्म किए थे उसे उसका फल मिला है, उसने मेरा हाथ तोड़ा था उसका टूट गया, अब और कुछ नहीं हुआ, यही कर्मा है, ऐसा बोलती है भाई लिव मॉर्गन। वो कर्मा के ऊपर डिपेंड कर देती है सब कुछ। और वो ये भी कहते हैं कि मेरा रिवेंज टूर अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं उस चैंपियनशिप को जीतूंगी और तब मेरा रिवेंज टूर शायद खत्म हो सकता है। और इसके बाद भाई नाया जैक्स भी पूरा यही बकवास करती हैं कि भाई अब मैं भी जाऊंगी उस चैंपियनशिप को जीतूंगी, क्योंकि नाया जैक्स सबसे बेटर और ड्राफ्ट होंगे तो मैं जहाँ भी जाऊँगी वहाँ पर तबाही मचाने वाली। तो भाई अब चैंपियनशिप के पीछे तो वीडियो की तरह ये लोग जाने ही वाले हैं भाई, क्योंकि रिया रिप्ली तो अब चैंपियन है नहीं, तो हर कोई चैंपियन बनना चाहेगा। लेकिन भाई जब रिया रिप्ली अपनी चैंपियनशिप को छोड़कर जा रही थी और वहाँ पर लिव मॉर्गन जैसे आकर चढ़ाया उन्होंने रिया रिप्ली को, तो भाई सेम उस सिनेरियो की याद आ गई जब फिन बैलर के साथ वो चीज़ हुई थी, वो अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को वेकेंट करके वहाँ से चले जा रहे थे और सेथ रॉलिंस आकर उनके ऊपर हंस कर गए थे। तो भाई सेम उस सिनेरियो की याद आ गई थी मुझे यहाँ पर तो। और भाई देखो कोइंसिडेंस देखो, वहाँ पर जो है फिन बैलर का हाथ भी टूटा हुआ था और यहाँ पर रिया रिप्ली का भी जो हाथ है वो टूटा हुआ है, यानी कि भाई द जजमेंट डे में फिन बैलर का जो है वो मामला घुस चुका है यहाँ पर। और रेसलमेनिया को भाई श्रापित रेसलमेनिया भी कहा जा रहा था इस बार की, तो वो शायद अभी भी चालू है भाई। WWE के ऊपर पता नहीं कौन सा श्राप लग चुका है, इन्हें हवन करवाने की ज़रूरत है भाई, बहुत ज़रूरत। लेकिन भाई एक बंदी यहाँ से इंजर्ड होके जा रही है, लेकिन दूसरा बंदा एक जो इंजरी से वापस आ रहा है वो है सेमस का रिटर्न होता है यहाँ पर, आईवार के साथ उनका मैच होता है। बड़े टाइम बाद हमें भाई ये ढोलक देखने को मिलता है। इस मैच में भाई जब आईवार अपना फिनिशर लगा देते हैं तो भी सेमस जो है किक आउट कर देते हैं भाई, वो टॉप रोप से जो कूदते हैं वो उनका फिनिशर ही तो है। आईवार जो टॉप रोप से अपना फिनिशर लगाते हैं भाई, उसके ऊपर अच्छे को उन्होंने पिन किया है, उसके ऊपर भी सेमस जो है किक आउट कर देते हैं। एंड में 2 नी स्ट्राइक्स लगाते हैं और उसके बाद अपना ब्रोक किक लगाकर इस मैच को पिन करके 1 2 3
गैलेक्टिक वॉरियर शेमस जो है अपना बढ़िया सा जो है रिटर्न कर लेते हैं यहाँ पर मैच को जीतकर, और एक बैंगर रिटर्न हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर वो जो है कमेंटेटर्स के साथ माइकल कॉल और पैट मैकेफी के साथ सेलिब्रेट भी करते हैं इस चीज की, वो वापस आ चुके हैं। इसके बाद भाई शो पर आते हैं ट्रिपल एच, और ट्रिपल एच जो है यहाँ पर फिर से रेसलमेनिया की सक्सेस के बारे में बात करने लगते हैं। और उसके बाद एडम पेस भी कहते हैं कि रेसलमेनिया में हमने इतिहास रचा और हमें नए टैग टीम चैंपियंस भी हमें देखने को मिले, तो क्यों ना उनको यहाँ पर बुला लिया जाए। तो ऑसम ट्रूथ अपनी एंट्रेंस कर यहाँ पर आते हैं। इसके बाद जो पूरा अरीना है वो यू डिजर्व इट के नारे लगाने लगता है, और सिंपली सी बात है भाई, वो किसके लिए लगा रहा है? आर ट्रुथ के लिए। मिस भी इस चीज़ को समझते हैं, तो वो भी अरीना के साथ आर ट्रुथ की ही बढ़ाई करते हैं, उन्हीं का हाथ जो है ऊपर उठाते हैं। उसके बाद ट्रिपल एच भी कहते हैं कि हाँ, इससे पहले कोई और कहे मैं कह देता हूँ व्हाट्सअप। तो भाई काफ़ी बढ़िया सा मूवमेंट था यहाँ पर। इसके बाद ट्रिपल एच ये कहते हैं कि चलो तुम लोग जो है यहाँ पर नए चैंपियंस हो, एक नया राशन एरा स्टार्ट हो रहा है, तो तुम्हारे पास नए टाइटल्स भी होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर एक नए टाइटल्स का उद्घाटन करते हैं ट्रिपल एच, जिनका नाम है वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स। और ये देखकर भाई आर-ट्रूथ बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं वो ये क्या है, ये क्या है? जादू हुआ यहाँ पर, जादू हुआ। ऐसा जादू मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कबूतर निकलते देखे हैं, लेकिन देखो हवा में अचानक से टाइटल आ गए किया यहाँ पर इन्होंने। और मिस समझाते हैं कि देखो यहाँ पर कोई जादू नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो हमारे सामने ट्रिपल एच खड़े हैं, और आर-ट्रूथ कहते हैं कहाँ है ट्रिपल एच? अरे ये सामने खड़ा है ना, ट्रिपल एच है। मजाक मत करो, ये ट्रिपल एच नहीं है, ये तो तमाशो चांपा है। तुम क्या मुझे उल्लू बना समझते हो? मुझे उल्लू बना दो कि तुम? नहीं नहीं नहीं, तुम उल्लू नहीं बना सकते, तुम तमाशो चांपा हो। तो भाई इसके बाद ट्रिपल एच तो भाई ऐसा ही बोल देते हैं सीधा, देखो रुको, तुम्हें जो करना है करो, ये मुझे दो। और यहाँ पर जो है उनसे रॉ टैग टीम टाइटल्स ले लेते हैं, और जो नए वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स है वो दे देते हैं, और यहाँ से चले जाते हैं। और एडम पेस को कहते हैं तुम ही संभालो इन दोनों को। तो भाई यहाँ पर एक काफ़ी फ़नी सेगमेंट हमें देखने को मिलता है, जो कि भाई काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी हंसी आती है। ट्रिपल एच भी हंस देते हैं भाई। और इसके बाद एडम पेस भी कहते हैं, जब ट्रिपल एच यहाँ से चले जाते हैं तो एडम पेस जो है ऑसम ट्रूथ को कहते हैं कि तुमने ये किया क्या? तुमने बॉस को रिंग से भगवा दिया है, गलत बात। आर-ट्रूथ फिर से कहते हैं कि कौन बॉस? कहाँ है बॉस? अरे अभी जो गया है वो बॉस थोड़ी था। तो इसके ऊपर एडम पेस कहते हैं तुम तो गधे हो। देखो असली बात ये कि तुम्हारे पास टैग टीम टाइटल्स है, और उसके लिए नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच होगा यहीं पर अभी के अभी, एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच। तो इसलिए भाई शो के ऊपर ये फिर एक मैच होता है, DIY वर्सेस न्यू डे वर्सेस द क्रीड ब्रदर्स। लेकिन भाई जब यहाँ पर न्यू डे एंट्रेंस करती है तो एक ग्लिच हमें देखने को मिलता है, जिसमें एक QR कोड होता है, जिसको जब मैंने स्कैन किया तो मेरे सामने ये ऊट पटांग चीज़ें आ गई, जिनको मैंने डिकोड किया तो मुझे एक लिंक मिली, और उस लिंक के ऊपर जब मैं गया तो मुझे फालतू के ग्लिचेस वाले वर्ड्स देखने को मिले, और ये बढ़िया सा पोस्टर जिसमें एक बंदा मशाल लेकर खड़ा है सामने, बताए मतलब तुम देख ही सकते हो भाई क्या कुछ है। और इसके ऊपर लिखा जाता है समय आ गया है जागने का, मेरा हाथ पकड़ो, सब कुछ सही हो जाएगा, विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। ऐसा वर्ड्स जो इसमें देखने को मिलते हैं इस वीडियो में। और उसके बाद ये भाई कबूतर, चील वगैरह के निशान, कौवे वगैरह उड़ने लगते हैं इस वीडियो में। ये भाई सिंपल सा अंकल हाउडी और जो उनकी स्टोरी लाइन आगे होने वाली है उसका टीज यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। खैर उसके बाद शो पर ये टैग टीम मैच स्टार्ट होता है, और भाई काफ़ी बढ़िया टैग टीम मैच हमें देखने को मिलता है। एंड में यहाँ पर क्रीड ब्रदर्स जो है वो कुम्फी को सुप्लेक्स लगा देते हैं, और फिर जेवियर वुड्स भी जो है सीधा जो है एक एल्बो ड्रॉप लगा देते हैं और पिन करते हैं। तभी DIY आती है, अपना टैग टीम फिनिशर लगाती है, और टमासो चैंपा पिन करते हैं 1 2 3, और इस मैच को जो है टमासो चैंपा और जॉनी गर्गानो जीत जाते हैं, यानी कि DIY, और वो लड़ेंगे ऑसम ट्रुथ के अगेंस्ट फॉर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स। तो भाई नंबर 1 कंटेंडर तो यहाँ पर हमें मिल गए ऑसम ट्रुथ के लिए। इसके बाद बैक स्टेज में जो है ड्रू मैकिंटायर का इंटरव्यू लेती हैं जैकी रेडमॉन, और यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर काफ़ी खुश मिजाज अंदाज में थे, काफ़ी हंस रहे थे। तो जैकी रेडमॉन इसीलिए कहते हैं कि पिछले हफ्ते जो हुआ उसके बाद मुझे आपसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि आप यहाँ पर इतने अच्छे मूड में होंगे। और तभी ड्रू मैकिंटायर का मूड बदल जाता है, और वो जो है एक लात मारते हैं नीचे रखे हुए सामान को, और सारा सामान दूर जाकर गिरता है। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्से वाला लुक दिखाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और जैकी रेडमॉन यहाँ पर डर जाती है। और पूछ लो भाई क्यों इतना गुस्से में नहीं हो तुम? गुस्सा निकलवा दिया भाई, अच्छा खासा अच्छे मूड में खड़ा था भाई बंदा वो। जैकी रेडमॉन ने भाई गुस्सा दिला दिया यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को ऐसी बात बोल के। इसके बाद शो के ऊपर एक वुमेन्स टैग टीम मैच होता है, ईवी नाइल मैक्सिम डुपरी यानी कि एलन नाइट की बहन भाई वर्सेस कैंडिस लरे एंड इंडी हार्टवेल। जैसा मुझे लगा था ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता, मुझे लगा था ये दोनों टूटने वाले, लेकिन भाई यहाँ पर तो इंडी हार्टवेल ने भी हील टर्न कर लिया है। वो इस मैच में चीटिंग करती हैं, रेफरी को जो है देख नहीं पाता कि ईवी नाइल ने टैग ले लिया है, और इस वजह से वो ईवी नाइल को रोकने जाता है क्योंकि उसे नहीं पता है कि टैग हो चुका है। रेफरी कहता है कि टैग नहीं हुआ है, जिसका फायदा उठाकर इंडी हार्टवेल पीछे से आती हैं और बिग बूट बजाकर कैंडिस लरे को मैक्सिम डुपरी के ऊपर रख के चली जाती हैं, और जहाँ पर पिन फॉल हो जाता है 1 2 3। और
इस मैच को इंडी हार्टवेल और कैंडिस लेरे जीत जाते हैं और इंडी हार्टवेल का बदला हुआ रूप देखकर कैंडिस लेरे काफ़ी खुश हो जाती है। तो भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं चाहता था कि ये दोनों अलग हो जाए और जो कैंडिस लेरे हैं वो एक सिंगल्स डिवीजन में चली जाए, लेकिन भाई यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। लेकिन देखते हैं भाई क्या इस चीज़ को ये कैपिटलाइज कर पाते हैं, क्योंकि हील टर्न करने के बाद लोग जो है काफ़ी बदल जाते हैं और सक्सेस की तरफ चले जाते हैं। तो देखेंगे कि इनके साथ क्या होता है आगे। इसके बाद जजमेंट डे क्लब हाउस दिखाया जाता है हमें, जिसमें बाकी सब तो काफ़ी सैड बैठे हुए थे, लेकिन डेमियन प्रीस्ट अचानक से उठते हैं और अपना भाषण स्टार्ट कर देते हैं और उनको जोश देते हैं कि देखो हम जजमेंट डे हैं, हम हैं जजमेंट डे और हम हमेशा टॉप पर रहते हैं। तो जाओ डोमिनिक रिंग के अंदर और जाकर अंद्रादे को दिखा दो कि जजमेंट डे जो है वो हमेशा टॉप पर ही रहेगी और अपना डोमिनेशन दिखाओ और जेडी तुम इसके साथ जाओ। तो वो दोनों तो चले जाते हैं। उसके बाद फिन बैलर कहते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन गोल है वो टैग टीम टाइटल्स को वापस लाना होना चाहिए जजमेंट डे में, लेकिन तुम तो कुछ और ही बातें कर रहे हो। तो डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि देखो फिलहाल तुम्हारा एम ये होना चाहिए कि तुम्हारा आज रात मैच है जे ऊसो के खिलाफ, तो तुम जाकर पहले जे ऊसो की बैंड बजाओ पूरी तरीके से। उसके बाद बैकलैश में मैं भी उसकी बैंड बजा दूंगा, उसे पूरा दर्द दूंगा और मुझे तुम्हारे अंदर का प्रिंस देखना है आज रात, तो जाओ जाकर वो काम करो। फिन बैलर कहते हैं कि ठीक है, हाँ मैं करता हूँ, हम हमेशा दोस्त हैं, हम हमेशा भाई हैं ये। लेकिन भाई मामी जा चुकी हैं, तो इसके बाद फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट का भाई अब जो है राइवलरी स्टार्ट हो सकती है भाई अगर इनकी देखो। वेल शो के ऊपर इसके बाद स्टार्ट होता है अंद्रादे वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच और भाई काफ़ी बढ़िया मैच होता है। इसमें जो है जेडी मैकडोनाल्ड जो है वही अपनी हरकतें करते हैं, मैच में जो है इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं और डोमिनिक को जो है इस मैच में ज़्यादा बढ़त लेने में कई बार मदद करते हैं, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं। एंड में यहाँ पर जब डोमिनिक 619 लगाने जाते हैं तो अंद्रादे जो है अपना वही दिखाते हैं कि मैं बिग बूट मारने जा रहा हूँ, लेकिन लगा देते हैं एल्बो और उसके बाद जो है जाकर जेडी को बजा देते हैं और फिर वापस आते हैं। डोमिनिक को यहाँ पर एक हैम्बर लॉक स्विंगिंग डीडीटी लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं पिन करके। और जैसे ही जीत की खुशी मनाने वाले होते हैं तो यहाँ पर जेडी आकर जो है अटैक कर देता है अंद्रादे के ऊपर और उसके बाद डोमिनिक और जेडी दोनों मिलकर जो है अंद्रादे को बजाने लगते हैं, लेकिन तभी रिकोशेट आते हैं और रिकोशेट के आते ही भाई जो रिंग से जो है जेडी और डॉम भाग जाते हैं। इसके बाद शो के ऊपर चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन आते हैं, जिनका मैच है कटाना चैंस और केटन कार्टर के अगेंस्ट। ठीक ठाक ये मैच होता है भाई। उसके बाद एंड में यहाँ पर जो है जब केटन कार्टर और कटाना चैंस अपना फिनिशर लगाने के लिए जाती हैं टैग टीम, तो यहाँ पर पाइपर नेविन आती है और उनके टैग टीम फिनिशर की बैंड बजाकर यहाँ पर कटाना को फेंक देती है कांटों में और उसके बाद चांस को और कार्टर के ऊपर लगाती है अपना फिनिशर। भाई मुझे नहीं पता इन दोनों में कौन कटाना और कौन कार्टर है, ठीक है, लेकिन अपना तोंदू वाला फिनिशर यानी कि जो पिचका देती हैं वो लोग हर किसी को, तो वही वाला फिनिशर यहाँ पर लगाती है और इसका फ़ायदा उठाकर चेल्सी ग्रीन करती हैं एक कवर 1, 2, 3 और चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन इस मैच को जीत जाती है। वेल इसके बाद जो है जे उसो का इंटरव्यू लेती है यहाँ पर कथकली और उनसे पूछती हैं कि ब्लड लाइन में आजकल जो कुछ चल रहा है, जिमी उसो के ऊपर अटैक किया, तामा तोंग आ गए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है। और जे उसो सिंपली कहते हैं कि देखो ब्लड लाइन के बारे में अगर बात करनी है तो बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ता है और इतना टाइम नहीं है। और रही बात जिमी की, तो मैंने उससे कहा था कि मेरे साथ चलो, लेकिन वो नहीं आया और अब बस उसी चीज़ की सज़ा भुगत रहा है वो। और अगर कुछ बात करें तो यहाँ पर आज रात मेरा मैच है फिन बैलर के अगेंस्ट, तो मैं उसके ऊपर फोकस करने वाला हूँ। उसके बाद बैकलैश में भी मुझे मैच करना है, तो मेरा तो फोकस वहीं पर है। तो भाई जे यूसो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिखाते हैं जिमी उसो के बारे में बात करते हुए, तो वो जिमी उसो की मदद तो करना चाहते हैं लेकिन बस मुंह से बोलते नहीं और बातों को पलट देते हैं। खैर देखेंगे आगे क्या होगा। इसके बाद शो के ऊपर नेता रोड्स आते हैं और टाइटल को भाई गिटार समझ के पकड़ लेते हैं। भाई माना कि ये जो बंदा है वो शादियों में बैंड बाजा बारात वाला काम करता है, लेकिन टाइटल है भाई वो भोपू नहीं है बजाने का जो उसको ऐसे पकड़ के ला रहा है। उसके बाद भाई वही अपना ये जो नेता रोड्स है अपना भाषण शुरू कर देता है और पता है भाई खुद के बारे में इसके बारे में बात करेगा तो किसी को घंटा परवाह नहीं कि क्या बात कर रहा है, इसलिए ब्लड लाइन के बारे में बातें करने लगता है कि ब्लड लाइन में क्या चल रहा है, रोमन रेंस कहाँ पर है। इसके बाद भाई सेथ रॉलिंस की तारीफ करने लगता है कि शुक्रिया मेरा तूने साथ दिया, तू शील्ड बना मेरी। और इसके बाद भाई थैंक यू सेथ रॉलिंस के भी नारे यहाँ पर सुनने को मिल जाते हैं इस वजह से। एंड देन लास्ट में ये बात करता है कि भाई द रॉक जो है उसने एक वीडियो डाली जिसमें उसने रेसलमेनिया की सक्सेस के बारे में बताया और लास्ट में उसने कहा कि वो जो है वापस आएगा और मेरा खून निकालेगा। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि नेता रोड्स ये कहते हैं कि जब तू वापस आएगा और तू मेरा खून निकालेगा तो ये मत भूलना कि मैं भी तेरा खून निकालूंगा, खून का बदला खून जरूर चलेगा। तो भाई यहाँ पर सीधी सी चेतावनी दे देते हैं वो द रॉक को यहाँ पर। बस भाई इसका ऐसा ही भाषण चलता रहता है। जे उसो को यहाँ पर बुलाते हैं, उसके साथ ईट करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जजमेंट डे के खिलाफ जा रहे हो टाइटल चैंपियनशिप मैच के लिए तुमने मेरी मदद की थी तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो जे उसो कहते हैं कि देखो नहीं, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है,
तुम जा सकते हो वापस। तो वो नेता रोड्स यहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते कहते कि मैं तुम्हारे साथ फिर से ईट करना चाहूँ। भाई वो दारू पीने की बात करते हैं यहाँ पर, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था ना भाई, जब वो टैग टीम चैंपियंस बने थे दोनों, तो वो फिर से करने की कोशिश करते हैं लोग, मतलब वो फिर से करना चाहते हैं वैसा कुछ। इसके बाद शो के ऊपर जब ये मैच स्टार्ट होता है जे उसो वर्सेस फिन बैलर, तो फिन बैलर की एंट्रेंस थीम तो बच जाता है, लेकिन फिन बैलर जो है पीछे से आकर अटैक करते हैं जे उसो के ऊपर, और उसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है जे उसो वर्सेस फिन बैलर। और इस मैच को जो है डेमन प्रीस्ट बैक स्टेज से देख रहे होते हैं, लेकिन वो अचानक से वहाँ से चले जाते हैं और रिंग साइड की ओर रवाना हो जाते हैं। और मैच के अंदर जहाँ पर फिन बैलर जो है अपनी शॉटगन किक देने जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर जे उसो रिवर्सल करते हैं, सुपर किक लगाते हैं, उसके बाद उसो स्प्लैश के लिए जाते हैं, लेकिन उसो स्प्लैश का भी यहाँ पर जो है रिवर्सल होता है फिन बैलर की तरफ से। फिन बैलर यहाँ पर फाइनली अपनी शॉटगन चला देते हैं, और जैसे ही वो ऊपर जाते हैं टॉप रोप पर कूने परा के लिए, तो यहाँ पर फिर से जे उसो रिवर्सल करते हैं और रिवर्सल करके लगा देते हैं एक स्पीयर। उसके बाद एक उसो स्प्लैश पिन होता है 1 2 3 और जे उसो इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन डेमन प्रीस्ट यहाँ पर आ जाते हैं और वो जो है अपना टाइटल दिखाकर फोटो खिंचवाने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर जे उसो के सामने, ताकि बैकलैश के लिए एक बढ़िया सा मिल जाए इन दोनों को। लेकिन भाई जजमेंट डे को ये राज नहीं आता है कि ये दोनों ऐसा फोटो खिंचा रहे हैं, तो पीछे से जेडी और डॉम आकर अटैक कर देते हैं, और यहाँ पर डेमन प्रीस्ट हैरान हो जाते हैं कि ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा था इनसे। लेकिन फिन बैलर कहते हैं कि ये मेरा आइडिया था, मैंने कहा था इन दोनों को यहाँ पर आकर अटैक करने के लिए। तो भाई दिख रहा है भाई कि जजमेंट डे में दिक्कतें आनी स्टार्ट हो चुकी हैं, डेमन प्रीस्ट के आदेश नहीं मान जा रहे हैं और फिन बैलर अपनी मनमानी करने लगा है, और मामी इन्हें समझाने के लिए यहाँ पर है नहीं। तो भाई बड़ा ही बेकार आइडिया था इन दोनों फिन बैलर का ये, क्योंकि जे उसो जो है पलटवार करते हैं, डोमिनिक को एक सुपर किक बजाते हैं और अरीना से भाग जाते हैं भाई लोगों के बीच से। लेकिन यहाँ पर भाई इस चीज़ का सेंस है, क्योंकि जे उसो फालतू में नहीं जाते हैं अरीना को इस तरीके से छोड़कर, वो बैक स्टेज में जा रहे होते हैं, पूरे अरीना की सैर करते हैं, और बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त उन्हें मिलते हैं सैमी ज़ेन, और सैमी ज़ेन भाई काफ़ी ऊपर देख रहे होते हैं। तो जे उसो भी कहते कि क्या देख रहा है ऊपर, तो सैमी ज़ेन कहता है कि भाई मैं 25 साल पहले जब यहाँ पर आया था तो टिकट लेकर मैंने अपना पहला शो देखा था, पता नहीं कितने साल, मतलब 35 साल कुछ पहले कहते हैं, और आज मैं यहाँ पर एक चैंपियन बनकर जाने वाला हूँ और मैं इसी दरवाजे से जाऊँगा, क्योंकि इसी दरवाजे से मैं टिकट लेके भी गया था। तो भाई यहाँ पर जो ये मोमेंट होता है ना भाई, कि सैमी ज़ेन जो है पूरे लोगों के बीच से जा रहे हैं, क्योंकि भाई मॉन्ट्रियल में था आज का मंडे नाइट रॉ, और मॉन्ट्रियल से ही आते हैं सैमी ज़ेन। तो यहाँ पर जो ये एंट्रेंस और इसकी जो एनर्जी थी भाई, जो फील थी भाई, वो नेक्स्ट लेवल की थी। पूरे मंडे नाइट रॉ का सबसे बेहतरीन मोमेंट भाई, मैं तो कहूँगा रेसलमेनिया से भी बेटर मोमेंट ये था भाई, ज़्यादा हो गया शायद, छोड़ो। ये जो एंट्रेंस थी भाई सैमी ज़ेन की, ये काफ़ी बढ़िया थी भाई, काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी अग्रेशन से भरी भाई। इसको देखकर भाई गूज बम्स आ गए, इतनी बढ़िया एंट्रेंस थी भाई ये, क्योंकि भाई अपने लोगों के बीच एज अ चैंपियन बन के और एक बंदा ऐसे जा रहा है, वो भी इतना बढ़िया म्यूज़िक लेकर, जिसके ऊपर जिसको सब गा भी रहे हैं यहाँ पर, तो वो काफ़ी अलग लेवल की चीज़ें होती है भाई यहाँ पर। और इसलिए भाई सैमी ज़ेन भी इस चीज़ को पूरा फील करते हैं और पूरे मज़े लेते हैं। इसके बाद चैड गेबल जैसे ही आ रहे होते हैं तो उन्हें भाई ब्रॉन्सन ब्रीड मिल जाते हैं, और वो सीधा कहते हैं कि तुम दोनों में से कोई भी जीते मैं उसकी रीड तोड़ने के लिए ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मुझे वो चैंपियनशिप चाहिए। उसके बाद भाई शो के ऊपर ये बढ़िया सा अच्छा खासा मैट रेसलिंग वाला जो मैच है वो स्टार्ट होता है, सैमी ज़ेन वर्सेस चैड गेबल फॉर दी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और भाई काफ़ी बढ़िया मैच भाई, एज अ रेसलिंग, एज अ मैट रेसलिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया मैच हुआ था भाई। लेकिन एंड में यहाँ पर एक टर्न बकल सुप्लेक्स, उसके बाद सैमी ज़ेन जाते एक हलवा किक लगाते हैं और पिन करके 1 2 3 इस मैच को स्टिल हमारे चैंपियन रहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल सैमी ज़ेन। लेकिन भाई हालत पतली हो गई थी सैमी ज़ेन की इस मैच को लड़ते हुए, और इसलिए वो रिस्पेक्ट दिखाने के लिए जाते हैं चैड गेबल के पास, और चैड गेबल के सामने उस टाइटल को रख देते हैं और अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि टाइटल से बड़ा उन्हें अपनी दोस्ती है। और आज का जो प्रदर्शन जो इन दोनों ने दिखाया वो ज़्यादा मायने रखता है। और पहले सैमी ज़ेन जो है वो चैड गेबल का हाथ उठाते हैं, लेकिन चैड गेबल फिर सैमी ज़ेन का हाथ उठाते हैं हवा में और फिर यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सैमी ज़ेन जब अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो भाई अचानक से चैड गेबल आते हैं और एक सुप्लेक्स लगा देते हैं यहाँ पर सैमी ज़ेन को। उसके बाद पूरे रिंग साइड के ऊपर यहाँ से वहाँ फेंक कर मारते हैं भाई सैमी ज़ेन को, और देन एप्रन के ऊपर ले जाकर जो है पॉड में फेंकते हैं। उसके बाद टर्न बकल्स के बीच में भाई कॉर्नर में जो टर्न बकल्स होती है उनके बीच में फंसा कर एक एंकल लॉक लगाते हैं। और भाई इतना ही नहीं, जब चीज़ें ऑफ एयर चली जाती हैं तो उसके बाद भी जो है रिंग के अंदर एंकल लॉक स्टिल लगा कर रखते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर चैड गेबल।
और जब ये सब कुछ जो है ऑफ एयर में चल रहा होता है तो वहाँ पर चैट गेबल को लोग गालियाँ दे रहे हैं, क्योंकि भाई उनके हीरो को पीटेगा तो गालियाँ तो मिलेंगे ही। और चैट गेबल यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को भी उठाते हैं और लोगों को थैंक यू करके चिढ़ाते भी हैं वहाँ के। तो भाई यहाँ पर ये जोक भी कुछ हुआ वो भाई एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने तुम्हें पिछली मंडे नाइट रॉ की वीडियो में कह दिया था कि चैट गेबल के जो एक्सप्रेशन है वो ठीक नहीं लग रहे हैं और वो एक हील टर्न के लिए जा सकते हैं। और भाई वो हो चुका है, क्योंकि भाई इनकी स्टोरी अगर आगे बढ़ानी थी तो यही सबसे बेटर चीज़ थी। तो भाई सही है जो भी हुआ। लेकिन भाई अगले हफ्ते के लिए जो है एक नई वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन जो है वो क्राउन होने वाली है अगले हफ्ते। भाई कैसे होगी पहले मुझे ये बताओ। रॉयल रंबल मैच करवाएंगे क्या ये लोग? उसके बाद भाई वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भी मैच होगा, DIY वर्सेस ऑसम ट्रुथ। और एक और टैग टीम मैच होगा अंद्रादे और रिकोशेट वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड जेडी मैकडोना। और भाई मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि भाई लोग कह रहे हैं कि कोडी रोड्स बोरिंग हो चुकी है, बोरिंग रोड्स भाई। तो भाई पहले तो बहुत बड़ा चल रहा था, आई वांट कोडी, वी वांट कोडी। हाँ अब क्या हुआ भाई, अब बोरिंग क्यों लग रहा है? चैंपियन बन चुका है ना भाई, करो अब उसकी बातें। अब वो किससे लड़ेगा, कब हारेगा? अब वैसे कब हारेगा मैं जानता हूँ, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन भाई अब जब तुमने उसको सपोर्ट किया है, उसको चैंपियन बनवाया, तो अब उसकी इज्जत भी करो, क्योंकि भाई मैंने तो पहले ही कहा था अगर इसको जितवाओगे तो उसका भाई बाद में जाकर कचरा ही होने वाला है, क्योंकि फिर उसकी कोई परवाह नहीं करने वाला, क्योंकि स्टोरी फिनिश हो चुकी है। भले ही इन लोगों ने लिख दिया कि भाई स्टोरी कंटिन्यू है, लेकिन भाई अभी भी जो है ज़्यादा व्यूज़ जो है वो रोमन रेंस की वीडियोज़ पे आ रहे हैं, द ब्लड लाइन की वीडियोज़ पे आ रहे हैं। जाकर जो है तुम WWE की इंस्टाग्राम हैंडल को चेक कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ कौन सी वीडियोज़ पर हैं। वो भी एक स्टैट बताता है कि भाई कोडी जो है आधे हैं भाई, उस ब्लड लाइन के आधे हैं भाई वो। और भाई अपने प्रोमोज में भी सिर्फ वो ब्लड लाइन और रॉक वगैरह की ही बातें कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्हें बस अपनी बातें करनी चाहिए और अपने आप से रखना चाहिए काम धाम, कि वो आगे क्या करने वाले हैं, किससे लड़ने वाले हैं। क्योंकि भाई LA नाइट और AJ स्टाइल्स में से कोई एक होने वाला है, तो आई होप कि AJ स्टाइल्स हो, क्योंकि उनके साथ एक हिस्ट्री है कि जो AJ स्टाइल्स हैं वो डस्टी रोड से भी लड़ चुके हैं पहले, जब वो जवान हुआ करते थे AJ स्टाइल्स। तो भाई ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये मैच, कि वो बंदा जो है इसके बाप से भी लड़ चुका है और अब बेटे से भी लड़ रहा है। तो भाई देखेंगे बैकलैश में किसका मैच होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।